Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to continue the part 2 of Sorayanam जो अभी हमने last time पढ़ा है that was about mark feature of Sorayanam और आज हम फिर से बात करने वाले हैं Sorayanam के बारे में उसके particular indications की बात करेंगे आज ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके हेडेक से। हेडेक में अगर आपको इसको कोरिलेट करना तो दो तीन रेमेडीज याद रखो उसके जैसे सिम्टम्स हैं इसके आपको याद हो जाएगा ठीक है। जैसे हेडेक की बात करें तो इट इज प्रेसिडेड बाय फ्लिकरिंग बिफोर आईज, बाय डिमनेस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस, लाइक लेग डेफ्लोरेटम, कालीबाइक्रोम, बाय स्पॉट्स और रिंग। मतलब क्या है इसका, जैसे माइग्रेन का प्रेजेंटेशन होता है ना हमारा, आप ये याद रखना माइग्रेन में क्या होता है, क्लासिक माइग्रेन में क्या होता है कि उसको पहले सारा ऑरा आता है, विजुअल ऑरा आना शुरू होता है ठीक है। उसमें क्या है आपका ये सब फ्लिकरिंग बिफोर आईज या डिमनेस ऑफ विजन या ब्लाइंडनेस, ये वाली चीजें हो सकती हैं। तो दूसरी कौन सी रेमेडीज है, लेग डेफ्लोरेटम एंड कालीबाइक्रोम, इसमें भी ये मिलेगा आपको ठीक है। पहला टाइप हेडेक में बता दिया है, माइग्रेन है तो विजुअल ऑरा जैसा होगा। देन हेडेक वाज ऑलवेज हंग्री ड्यूरिंग, जब भी वो भूखा है तब उसको हेडेक होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको आप बोल सकते हो गैस्ट्रिक हेडेक है, बेटर बाय ईटिंग, बेटर बाय ईटिंग। अदर रेमेडीज कौन सी है इसके अंदर, एनाकार्डियम कालीफॉस, दे आर बेटर बाय ईटिंग। देन फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन और सप्रेस्ड मेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, सप्रेस्ड मेंसेस हेडेक लीड करेगा। जैसे ही मेंसेस का फ्लो हो जाएगा ठीक है, वैसे ही उसका हेडेक भी सीज कर जाएगा। एंड बेटर ड्यूरिंग नोज ब्लीड, तो एक और कंडीशन आप हाइपरटेंशन का सोच सकते हो कि नोज ब्लीड से भी बेटर होता है। अगर ज्यादा कंजेशन हो जाएगा तो मोस्टली कभी कभी ऐसे प्रेजेंटेशन भी मिलता है हमें हाइपरटेंशन में कि नोज ब्लीड आ गया है, एंड इट इज ऑल्सो सीन इन मेलिलोटस। तो ये रेमेडीज आप याद रखोगे। सोरायनम में तीन तरह का हमने प्रेजेंटेशन देखा, माइग्रेन का देखा तो विजुअल ऑरा जैसा है, एंड बेटर बाय ईटिंग है तो एनाकार्डियम कैलिफॉस है आपका। एंड अगर बात करें सप्रेस्ड मेंसेस का तो हेडेक हो सकता है बट बेटर बाय फ्लो, एंड बेटर बाय नोज ब्लीड, तो वो हाइपरटेंशन वाले स्टेज पे हम दे सकते हैं। जब भी हम सोरायनम या कोई रेमेडी पढ़ रहे हैं ना, ऑलवेज कोरिलेट विद द क्लिनिकल कंडीशंस, क्योंकि मेडिसिन भी तो आपको उसके अकॉर्डिंग देनी है, तो वैसे आप इसमें क्लिनिकली कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका हेयर। हेयर में इसका कैसा प्रेजेंटेशन है, हेयर आप याद रखो सोरायनम के बड़े गंदे हेयर होते हैं ठीक है, इसे लस्टरलेस, ड्राई, टेंगल्स इजीली, ग्लू टुगेदर लाइक लाइकोपोडियम और प्लाइका प्लॉनिका जैसे आपका और रेमेडीज भी है उसमें, सार्सिपेरिला है, ट्यूबरक्यूलिनम है ठीक है। स्कैल्प कैसा है इसका, ड्राइनेस इंपॉर्टेंट है इसमें, ड्राइनेस है तो इचिंग भी ज्यादा है इसमें, ड्राइनेस, स्कैल्प ड्राई, स्केली और मॉइस्ट। मॉइस्ट होगा तो उसमें पर्टिकुलरली फीचर्ड, जो कैरियन वाला बताया था ना डिसएग्रीबल ऑर्डर, वैसा वाला फीचर्ड सप्यूरेटिंग इरप्शन ओजिंग अ स्टिकी ऑफेंसिव फ्लूइड लाइक क्रेफाइटिस और मिजेरियम। अगर आप पढ़ोगे तो मिजेरियम स्पेशली एक्ट ऑन स्किन, एंड स्किन में भी कहाँ पे, स्कैल्प राइट, स्कैल्प पे बहुत अच्छा एक्शन है उसका, तो उसमें भी है येलोइश पस्टुलर डिस्चार्ज आपको मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे स्टिकी फ्लूइड है, और अगर ग्रेफाइटिस की बात करें तो वहां पे भी स्टिकी फ्लूइड होता है उसका डिस्चार्ज का। सो ये हेड का आपका हेयर्स के बारे में बताया उसमें, सोरायनम में कैसा हेयर्स होते हैं। Then humid scuff and soreness on and behind ear, oozing an offensive viscid fluid. ये तो याद ही रखो आप, offensive viscid sticky discharge, अब वो चाहे ईयर का हो, आई का हो, कोई भी हो ठीक है। ओटोरिया, ओटोरिया मतलब ईयर डिस्चार्ज, थिन आइक्रस, हॉरिबली फिटेड डिस्चार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हॉरिबली फिटेड डिस्चार्ज लाइक डिकेड मीट, क्रॉनिक आफ्टर मीजल्स और स्कारलेटिना। ओटोरिया, क्रॉनिक ओटोरिया के लिए के बहुत टाइम से ना कान बहता है पेशेंट का ठीक है, बट जैसे आप एग्जामिन करेंगे तो इतना हॉरिबल फीटेड डिस्चार्ज है उसका दैट यू कैन नॉट इवन एग्जामिन ठीक है। और कैसा प्रेजेंटेशन दिया उसने, लाइक डिकेड मीट, मीट जैसा ठीक। देन हंग्री इन मिडल ऑफ नाइट बताया था, क्योंकि उसका हेडेक क्या है, बेटर बाय ईटिंग, तो उसको रात में, फिर हम बात करें अगर इसको कोरिलेट करें तो जीआई में जाएंगे आप ठीक है, पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर इज बेटर बाय ईटिंग, तो ये है, आप ये पर्टिकुलर सिम्टम देख सकते हो इसमें, हंग्री इन मिडल ऑफ नाइट, मस्ट हैव समथिंग टू ईट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, रात में भूख लगेगा कुछ ना कुछ उठ के खाना ही खाना है। सिन्हा एंड सल्फर, इसीलिए जो पेप्टिक अल्सर जिनको होता है ना वो थोड़ा ओबीज मिलेंगे, क्योंकि वो भाई जब भूख नहीं है तो भी उनको खाना है, उनका पेन रिलीव हो जाता है बेटर बाय ईटिंग।
और अगर गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर रहे हैं तो उसमें कम खाएगा और थिन हो जाएगा, क्योंकि उसको एग्रेवेशन है आफ्टर ईटिंग। ओके, ये चीजें याद रखेंगे आप। तो अनदर रेमेडीज आर सिन्हा, सल्फर, देन इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रोटन एग, इतना हॉरिबल डिस्चार्जेस सब कुछ है, तो इरेक्टेशन भी कैसा आ रहा है इसका, रोटन एग जैसा। अदर रेमेडीज इज आर्निका, एंटेम टार्ट, ग्रेफाइटिस, एंड आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर, दैट इज मैग्म्यूर। एगम्यूर का भी है। सो अभी हमने ईयर की बात कर लिया, हेड, हेड पे इसका एक्शन, ईयर पे एक्शन। अब बात कर लेते थ्रॉट। थ्रॉट में देखो क्विंजी, क्विंजी क्या होता है हमारा, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस। टॉन्सिल ग्रेटली स्वॉलन, इसमें क्या है, अब बोले ना इसको, हल्के सी भी चीजें से इजीली कैच कोल्ड, कोल्ड होगा तो टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं। टॉन्सिल ग्रेटली स्वॉलन, डिफिकल्ट पेनफुल स्वॉलोइंग होगा, बर्न, फील स्काल्डेड, कटिंग, टीयरिंग, इंटेंस पेन टू ईयर, मतलब वो स्वॉलो कुछ करेगा तो उसका पेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ईयर तक जा रहा है। ईयर पेनलेस क्विंजी अगर बात कर रहे हैं, क्विंजी इज पेरिटॉन्सिलर एब्सिस। अगर हम पेनलेस की बात करें तो रेमेडी है बराइटा काब, बट हियर द क्विंजी इज पेनफुल। Profuse offensive saliva, tough mucus in throat, must hawk continuously. To not only better acute attack but eradicate tendency, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसको ऐसा टॉन्सिल्स का बहुत एक्यूटली अटैक आते रहते हैं या बहुत ज्यादा सफर करते हैं, रिपीटेड अटैक्स हैं, आप उसको सुरायनम 200 में 1 डोज दे टू रिलीव दैट टेंडेंसी। तो क्विंजी में बता दिया, डिफिकल्ट है, टॉन्सिल्स ग्रेटली स्वॉलन है, पेनफुल स्वॉलोइंग है, और पेनफुल स्वॉलोइंग है उसकी वजह से डेग्लूटेशन दिक्कत है, एंड स्वॉलोइंग में जो है ईयर तक पेन जा रहा है, बार बार थ्रॉट में ऐसा लग रहा है म्यूकस आ रहा है, तो बार बार उसको हॉक करना पड़ता है, ठीक है, उसको फेंक निकालने के लिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज एक्यूट अटैक जो है उसका टेंडेंसी ये कम करता है, इरेडिकेट द टेंडेंसी। अब जो इसका थ्रॉट से डिस्चार्ज आ रहा है वो कैसे, हॉकअप चीजी बॉल, साइज ऑफ पी, ऑफ डिस्गस्टिंग टेस्ट एंड कैरियन लाइक ऑर्डर, लाइक कालीम्यूर। फिर से बता रही हूँ, डिस्गस्टिंग टेस्ट एंड कैरियन लाइक ऑर्डर, अभी तक जितनी चीजों में आप पढ़ रहे हो, रोटन है, कैरियन लाइक ऑर्डर, पूरा बॉडी से वैसा फिल्दी स्मेल है, अगेन द सेम थिंग, ठीक है। फिर है इसका डायरिया। अब जीआई में हमने पढ़ लिया बेटर बाय ईटिंग। डायरिया अगर है तो कैसा है, सडन, सडन है, इंपेरेटिव है, मतलब जब भी होगा एलोस जैसा रंबलिंग वगैरह थोड़ा बहुत हो सकता है, सल्फर है, उठ के तुरंत पेशेंट को जाना पड़ेगा। स्टूल इज वाटरी, डार्क ब्राउन, फीचर्ड, अगेन स्मेल लाइक करियन एंड इनवॉलेंट्री, ठीक है। देन है हमारा एग्रीवेट कब है इसका, नाइट, from 1 to 4 a.m. This timing is very very important, 1 to 4 a.m. After severe acute disease, कोई भी acute disease उसको हुआ उसके बाद से उसको डायरिया लगा हुआ है। बच्चों में टीथिंग के टाइम पे हो सकता है, इन चिल्ड्रन इसको आप कंपेयर कर लो कैमोमिला, कैमोमिला में भी होता है, टीथिंग चिल्ड्रन में होता है, एथ्यूजा में भी होता है, और व्हेन वेदर चेंजेस। तो डायरिया का कैरेक्टरिस्टिक 1 to 4 a.m. सडन है, इंपेरेटिव है, स्मेल लाइक कैरियन, एंड आफ्टर एक्यूट डिजीज टीथिंग चिल्ड्रन में वेदर चेंज पे होगा। डायरिया है तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं चीजें। ऑब्स्टिनेट विद बैकएक फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम व्हेन सल्फर फेल टू रिलीव, जब सल्फर आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया एंड सल्फर वर्क नहीं कर पाया, आप तब भी सोलानम कॉन्स्टिपेशन में सोच सकते हैं, सल्फर फेल टू रिलीव। ओके, अब एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस फ्रॉम वेसाइकल पैरेसिस, वेसाइकल पैरेसिस इज ब्लैडर पैरेसिस, ब्लैडर पैरेसिस की वजह से उसको एन्यूरेसिस हो रहा है, और वो एक ये जो मोडालिटी ना ड्यूरिंग फुल मून, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसको कब हो रहा है, पूर्णिमा, पूर्णिमा के टाइम पे इसका इफेक्ट है, एन्यूरेसिस होता है। ऑब्स्टिनेट केसेस विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा, तो ये चिल्ड्रंस में मिल सकता है आपको कि किसी में क्या है, एक्जिमा का हिस्ट्री, मदर फादर या पूरा फैमिली हिस्ट्री मिल सकता है, और बच्चे का शिकायत क्या आ रहा है, एन्यूरेसिस, ठीक है। नॉक्शा एन्यूरेसिस है, रात में टॉयलेट कर देता, पता नहीं चलता, बेड वेटिंग। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब बात कर लेते गोनोरिया की। क्रॉनिक गोनोरिया ऑफ ईयर्स ड्यूरेशन, गोनोरिया इज अ एसटीडी, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, रिकरेंट यूरिनेशन या इनफर्टिलिटी के केसेस के लिए ये वन ऑफ द कॉज है। तो क्रॉनिक गोनोरिया ऑफ ईयर्स ड्यूरेशन दैट कैन नाइदर बी सप्रेस्ड नॉर क्योर्ड, ना तो उसको सप्रेस कर पा रहे हैं और ना उसको ट्रीट कर पा रहे हैं, ऐसे केसेस में जब मैं बाकी जितना भी आपका साइकोटिक रेमेडी है जैसे थूजा वगैरह ये सब फेल हो जाए, तब आप ये कहीं ना कहीं सोरायनम के बारे में सोच सकते हैं।
देन फीमेल की बात कर ले, लिकोरिया. लिकोरिया इज लार्ज क्लॉटेड लंप ऑफ एन इंटॉलरेबल ऑर्डर. क्लॉटेड है, दिस इज नॉट मैंसस, ये लिकोरिया की बात हो रही. क्लॉटेड है विद इनटॉलरेबल ऑर्डर. ऑफेंसिवनेस फिर से आ गया, ऑर्डर. वायलेंट पेन इन सेक्रम, डेबिलिटी एंड ड्यूरिंग क्लाइमैक्सिस के टाइम पे. लिकोरिया ड्यूरिंग क्लाइमैक्सिस के टाइम पे या फिर लार्ज क्लॉटेड लंप आ रहे हैं इनटॉलरेबल ऑर्डर के, देन यू कैन थिंक ऑफ सोरायनम. प्रेगनेंसी में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑब्स्टिनेट वॉमिटिंग. fetus moves too violently when the best selected remedy fail to relieve, और it also correct the soric diathesis of the unborn. ठीक है, जो सोरायनम का अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को मेडिकेशन आपने दिया है तो जो उसका सोरिक डायथेसिस है उसको क्योर करने के लिए भी ये दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन. एंड हम इस पर्पज के लिए सल्फर भी देते हैं, ऑर्गेनन में लिखा है. ठीक है, अफोरिज्म में मेंशन किया है. तो यू देन प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन आफ्टर एक्यूट डिजीज, ये वन ऑफ द मार्क फीचर है इसका जो पहले हमारा मिस हो गया है. तो जो भी उसका एक्यूट डिजीज है, कोई भी डिजीज के बाद इसको प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होगा एंड इट इज गोइंग टू रिलीव ऑल द कंप्लेंट्स, सारा सफरिंग उसका रिलीफ हो जाएगा. अनदर रेमेडीज आर कैलेडियम नेट्रम्योर. ओके, का जो इंपॉर्टेंट वाइवर टिप्स का मैंने एपिसोड्स डाले उसमें ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट के प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन में कौन सा एमिलरेशन है, कौन से ड्रग्स में एग्रेवेशन है. ठीक है, यूपेटोरियम इज वन ऑफ द एक्सेप्शन वेयर ऑल द सफरिंग्स आर एमिलरेटेड एक्सेप्ट हेडेक. So if you want to know more about the remedies related to profuse perspiration, you can watch my video that is about important viva tips. वहां पे ये कवर कर रखा है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का. रेस्पिरेटरी में अस्थमा, अस्थमा इज वेरी कॉमन. और दूसरा क्या बताया था, विंटर के इसका स्किन कंप्लेन एग्रेवेट हो जाएगा. अस्थमा, डिज्निया, डिज्निया एग्रेवेट इन ओपन एयर, मतलब जैसे ठंडी बाहर खुली हवा में जाएगा उसको सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. डिज्निया एग्रेवेट इन ओपन एयर. सिटिंग अप बट बेटर while lying down and keeping arms stretched far apart. रिवर्स ऑफ आर्सेनिक. कहीं ना कहीं वैसे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी है बिकॉज नॉर्मली देखो लाइंग डाउन में अस्थमा है या डिज्निया वाला कंप्लेन आ रहा है तो पेशेंट अगर लेटेगा तो उसको और ज्यादा दिक्कत होती है. कहीं ना कहीं पेशेंट इज बेटर बाय सिटिंग अप. लेकिन ये जो सोरायनम है इसमें कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं या फिर बिल्कुल उल्टा है. आप आर्सेनिक याद रखेंगे अस्थमा के लिए मतलब, और उसको रिवर्स करना है. उसमें बिल्कुल उल्टा है कि नाइट में लाइंग डाउन पे एग्रेवेशन है, बेटर बाय ही हैज टू सिट अप, और यहाँ पे सिटिंग से एग्रेवेट है. डिस्पोंडेंट थिंक ही विल डाई. ओके, अनदर पॉइंट इज एंड कीपिंग आर्म स्ट्रेच्ड फार अपार्ट, मतलब लेट कर दोनों बाहों को दूर तक फैला लेगा. इस तरीके से उस पोजीशन में उसको आराम है. और आर्सेनिक का क्या होता है, वो फार अपार्ट से उस बेटर नहीं होता, बाय लीनिंग फॉरवर्ड, और अपने दोनों हाथों को क्लोज अप्रोक्सीमेटी में लाके उसको बेटर लगता है. नेक्स्ट है हे फीवर. हे फीवर एलर्जिक राइनाइटिस वाला कंडीशन है. अपियरिंग रेगुलरली एवरी ईयर द सेम डे ऑफ द मंथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम डे ऑफ द मंथ. लाइक एलियम सीपा हम बात करते हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर मंथ दिया हुआ है अगस्त, विद एन एस्थमेटिक सोरिक और एक्जिमेटस हिस्ट्री. इन लोगों में ऐसा हिस्ट्री मिल जाएगा हमें. पेशेंट शुड बी ट्रीटेड द प्रीवियस विंटर टू इरेडिकेट द डायथेसिस एंड प्रिवेंट समर अटैक. मतलब एक तो क्विंजी वाला इरेडिकेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, अगर अनबॉर्न चाइल्ड को देना है, मदर को दिया तो उसका डायथेसिस, सोरिक डायथेसिस को ठीक करेगा. देन अगर आप इसको पेशेंट को विंटर में दे दिया तो उसका समर अटैक जो होता था वो भी कम हो जाएगा. कफ आफ्टर सप्रेस्ड इच, सारी बीमारी यहाँ पे सप्रेशन से. सप्रेस्ड इच, एक्जिमा, क्रॉनिक ऑफ ईयर्स ड्यूरेशन, बहुत टाइम से बीमारी है ये लेकिन ठीक नहीं हो रहा है. खांसी जो है बहुत टाइम से लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है. एग्रेवेशन इन मॉर्निंग ऑन वेकिंग एंड इवनिंग ऑन लाइंग डाउन. अदर्स इज फॉस्फोरस एंड ट्यूबरकुलाइनम. स्प्यूटा इज ग्रीन, येलो और सॉल्टी. म्यूकस पस लाइक कफ अ लॉन्ग टाइम बिफोर एक्सपेक्टोरेटिंग, मतलब वो कफ का कितना उसको एक्सपेक्टोरेशन के लिए बहुत देर पहले खांसना पड़ेगा देन जाके उसका एक्सपेक्टोरेशन हो पाता है. ये सारा इसका एग्रेवेशन है. एग्रेवेशन मॉर्निंग है, ऑन वेकिंग है एंड इवनिंग में है.
एंड ऑन लाइंग डाउन में फॉस्फोरस और ट्यूबरकुलाइनम भी है। देखो कफ में एग्रेवेशन है इसका लाइंग डाउन पे, अस्थमा में बेटर बाय लाइंग डाउन, दोनों में डिफरेंस है। कफ अस्थमा, अस्थमा में कफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर डिस्निया भी होता है, और कफ में इधर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। देन स्किन, ऑफ कोर्स सारी समस्या सब कुछ जो हमने शुरू जो करा है वो सब सल्फर और इसको जो कंपेयर करा तो वो स्किन के लिए बोला है। ओल्ड स्कूल में भी सल्फर यूज होता था, ठीक है। सो स्किन वेरी इंपॉर्टेंट। अबनॉर्मल टेंडेंसी टू रिसीव स्किन डिजीज, मतलब कि स्किन डिजीजेस के लिए यूज होता है सल्फर, वन ऑफ द रेमेडी। इरप्शंस जो है इसका इजीली सेपरेट लाइक हेपार, मन अनहेल्दी काइंड ऑफ स्किन है जो छोटी छोटी चोट लग गया कुछ फटाफट से सेपरेशन वाला कैरेक्टरिस्टिक है। ड्राई इनएक्टिव रेयरली स्वेट, पसीना बहुत कम आता है, ड्राई अगर ड्राइनेस ऑफ स्किन है तो उसमें रेयरली स्वेट। डर्टी लुक एज इफ नेवर वॉश्ड, ऐसे लगता है जैसे कभी साफ ही नहीं किया है। कोर्स ग्रीजी एज ए बेद इन ऑयल, इतना ऑयली उसका ग्रीजी लुक है, ठीक है, ऐसे लगता ऑयली है पूरा। एंड बैड इफेक्ट फ्रॉम सप्रेशन बाय सल्फर, इवन सल्फर ऑइंटमेंट भी हो सकता है किसी ने लगाया हो तो उसका बैड इफेक्ट रिमूव करने के लिए आप सोरायनम सोच सकते हैं। सल्फर एंड जिंक ऑइंटमेंट। अर्टिकेरिया एवरी आफ्टर एवरी एक्सर्शन, स्किन के लिए अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, अर्टिकेरिया एवरी एक्सर्शन। देन पस्ट्यूल्स नियर फिंगर नेल, तो इंपॉर्टेंट क्या है, स्किन याद रखना, स्किन में क्या है, एक तो अनहेल्दी स्किन है तो फटाफट से सेपरेट करेगी, अनहेल्दी स्किन है तो सेपरेशन बहुत है, इनएक्टिव है ड्राई होगा तो रेयरली स्वेट करेगा, डर्टी लुक, ऑलरेडी डर्टी, सल्फर और सोरायनम दोनों डर्टी हैं, एज इफ नेवर वॉश, या फिर कोई सेपरेशन है बाय सल्फर एंड जिंक ऑइंटमेंट। These are the characteristic of skin. Urticaria after every exertion and pustules near fingernail. अब बात करते हैं इसका स्लीप। स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीपलेसनेस है, क्यों है, विद इंटॉलरेबल ईचिंग, फ्रॉम इंटॉलरेबल ईचिंग और फ्राइटफुल ड्रीम ऑफ रॉबर्स, डेंजर एटसेट्रा। तो रॉबर्स का तो मैंने, अगर नेट्रोम्यूर का आपने मेरा वीडियो देखा है उसमें मेंशन किया हुआ है रॉबर्स। अब आप जनरल इंडिकेशन पढ़ो कि सोरायनम किस है, कब उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ऐसा पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को प्रिस्क्राइब करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। जैसे एक चीज हमने बात करा कि ये पोटेंसी में प्रूव हुई है, तो मोस्टली ये भी आपको याद रखना है। देखो, सोरायनम शुड नॉट बी गिवन फॉर सोरा और सोरिक डायथिसिस, जैसे हमेशा की तरह वी बिलीव इन इंडिविजुअलाइजेशन, वैसे ही हर रेमेडी का इंडिकेशन के अकॉर्डिंग आप दो। सिर्फ सोरा है, सोरिक डायथिसिस है, आप उसके लिए सोरायनम पकड़ा रहे हैं तो इट माइट नॉट वर्क, बिकॉज आर होम्योपैथी वर्क ऑन लॉ ऑफ सिमिलर टोटलिटी ऑफ सिम्टम, बट लाइक एवरी अदर रेमेडी अपॉन अ स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइजेशन, जो अभी बात करिए स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइजेशन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड देन वी रियलाइज इट्स वंडरफुल वर्क। मोडालिटीज की बात कर लें तो वर्स कॉफी, हाँ इसका एक्ने जो था, I guess I skipped that one, right? एक्ने ऑल फॉर्म्स, सिंप्लेक्स रोजियस, कितना भी वल्गैर इसे सिंप्लेक्स रोजियस, किसी भी टाइप ऑफ एक्ने एग्रेवेट होता है ड्यूरिंग मेंसेस, कॉफी, फैट, शुगर, इसीलिए अभी मोडालिटीज में बोला ना एग्रेवेशन फ्रॉम कॉफी। तो इसके जितने भी एक्ने मेंसेस के टाइम पे इंक्रीज कर जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस उस टाइम पे जो होता है हमारा, उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड कॉफी, फैट, शुगर, मीठा कुछ भी खा रहा है, चॉकलेट वगैरह, अगर पेशेंट मोस्टली लेकर आते हैं कि मैंने चॉकलेट खाया उसके बाद मुझे एक्ने हो गया, मैंने स्वीट खाया उसके बाद हो गया, तो आप उस केसेस में सोच सकते हैं, और ओनली पैलिएट एक्ने के केसेस में, ठीक है। सो वर्स है फ्रॉम कॉफी, सोरायनम पेशेंट डज नॉट इम्प्रूव व्हाइल यूजिंग कॉफी, बिल्कुल नो है कॉफी के लिए, यू कैन नॉट यूज कॉफी। और वैसे भी कॉफी बहुत सारी चीजों को एंटीडॉट कर देता है, इन आर होम्योपैथी कॉफी वन ऑफ द एंटीडॉट, तो वो अवॉइड करना चाहिए। एक जनरल एडवाइस पेशेंट को देना ही है कि कॉफी नहीं पीना है, ठीक है, जब भी आप कोई भी होम्योपैथिक दवा उसको दे रहे हैं। और वर्स क्या है, चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ वेदर भी बताया था, और दूसरा एक सिम्टम अगर आपको याद है, आई हैव डिस्कस दैट वाज अबाउट थंडर स्टॉर्म ना, रेस्टलेस हो जाता है वो। हॉट सनशाइन फ्रॉम कोल्ड, ड्रीड ऑफ लीस्ट कोल्ड एयर, क्योंकि पूरा फर कैप अगर वो समर में पहन रहा है तो सोच लो उसको कितना ठंड है, तो वो कोल्ड एयर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और ड्राफ्ट, बेटर बाय हीट, वार्म क्लोथिंग एंड समर। नव रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर, सारा सोरायनम हमारा सल्फर के आसपास घुमा है, तो सल्फर इज द कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखेंगे।
डोज की बात करते हैं, 200 एंड हायर पोटेंसी। देखो इसको 30 में इतना नहीं दिया जाता, ठीक है, जितना भी प्रूविंग हुआ है मोस्टली 200 और हाईएस्ट हाईएस्ट 1 m दो, 10 m दे सकते हैं, 50 m दे सकते हैं, हायर पोटेंसी में दिया जाएगा। एट कीप इट इन माइंड कि हमें ये रिपीट कब करनी है और कब नहीं करनी है। शुड नॉट बी रिपीटेड टू ऑफन, कभी भी जल्दी जल्दी नहीं रिपीट करना। लाइक अगर आपने दिया, यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 9 days, ये लिखा हुआ है। सोरायनम रिक्वायर समथिंग लाइक 9 days बिफोर इट मैनिफेस्ट इट्स एक्शन। आपने आज रेमेडी दिया, 15 days के बाद फॉलो अप बुलाइए, तो 9 days कंप्लीट हो गया उसका, कुछ हैम्पर नहीं हुआ एक्शन, तो यू कैन सी द एक्शन। और हो सकता है एग्रेवेशन हुआ हो तो आप उसको थोड़ा टाइम के लिए स्टैंड स्टिल करके छोड़ सकते हैं। It manifests its action and even a single dose may elicit other symptom lasting for week. दूसरे symptoms को भी लेकर आ सकता है। So keep it in mind. सोरायनम कभी भी सोरिक डायथिसिस के लिए नहीं देना है, स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइजेशन करके दो एंड इट टेक एटलीस्ट 9 days टू एक्ट। और उस टाइम पे इसको कॉफी वगैरह के लिए मना करो बिकॉज एंटीडॉट करता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर। So this was all about Sorayanam. If you have any doubt, please comment down in the box and I will reply. And thank you so much for patience listening. This was all about Sorayanam.